नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है विनय कुमार ने। विनय जी, आपने कहा है कि आपके पास एसबीआई और एचडीएफसी दोनों फंड हाउसेस के स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स हैं, जहां आप पिछले 8 साल से एसआईपी कर रहे हैं और आपका पैसा डबल हो चुका है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। अब आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए, जो यूनिट्स हैं उन्हें रिडीम कर देना चाहिए, या फिर आपको इसे जारी रखना चाहिए। और आपने ये भी कहा है कि आपको कोई पैसे की एज सच अभी ज़रूरत नहीं है। और आप कह रहे हैं कि यदि पैसे मतलब आप यहीं पर ऐसा भी बंद कर दें और उसे आगे ऐसे ही इन्वेस्टेड रहने दें तो पैसे आपके बढ़ेंगे, कंपाउंडिंग होगी यहाँ पर आपके प्रॉफिट में। तो क्या करना चाहिए? विनय कुमार जी, क्योंकि आपने पहले भी मुझसे सवाल पूछे हैं और मैं जानता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में इसके अलावा दूसरे भी फंड्स हैं, तो यदि मिड कैप स्मॉल कैप में आपका थोड़ा एक्सपोजर है तो आप बिल्कुल इसको जारी रहने दें, क्योंकि दोनों ही फंड हाउसेस के स्मॉल कैप भी और मिड कैप भी अ, अच्छे फंड्स हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल अपनी एसआईपी भी जारी रख सकते हैं, और एसआईपी बंद करनी है तो कोई बात नहीं। किसी भी कारण से यदि एसआईपी रोकना चाहते हैं तो जो पैसे आपके ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुके हैं उसे विड्रॉ ना करें, और आप अगले 5-7 साल जैसा आप कह रहे हैं आप बने रह सकते हैं। देखिए, यदि किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप या किसी एक तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है क्योंकि मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है। लेकिन आपके केस में मेरी जानकारी के अनुसार आपके पास और भी फंड्स हैं और ऐसे में आप इन फंड्स में बने रह सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है भगवान बचानी ने, और आपने कहा है कि आपकी एज है 68 ईयर्स और आप अपने ग्रैंडसन को 1 लाख रुपए गिफ्ट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, और गिफ्ट करने के बाद यदि आपका उद्देश्य है कि बच्चे के लिए वो पैसे जुड़ें और आगे और बढ़ें, तो ऐसे में आप उन पैसों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करवा सकते हैं। यानी कि आप बच्चे को गिफ्ट कर रहे हैं तो बच्चे के अकाउंट से ही वो पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाएंगे। और ऐसे में क्योंकि बच्चे के लिए आप कर रहे हैं और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का नज़रिया रहेगा यहाँ पर बेशक, तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, इन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। बढ़ते आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है संजय अधिकारी ने। संजय जी, आपने कहा है कि आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। गवर्नमेंट सर्विस है आपकी, एज है 44 ईयर्स की, और आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। जीपीएफ में 10,000 रुपीज़ पर मंथ आप कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी भी कर रहे हैं। आपके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें 2,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी हो रही है, बिल्कुल जारी रखें। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड में 5,500, मेरे एसेट मिड कैप फंड में 5,500 और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 8,500 रुपीज़ पर मंथ की आप एसआईपी कर रहे हैं। इन सब फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपके पास आईसीआईसी प्रूडेंशियल लिक्विड फंड भी है जिसमें 3,500 रुपीज़ पर मंथ की आप एसआईपी कर रहे हैं। ये लिक्विड फंड्स जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा यदि पार्क करना हो उसके लिए सुटेबल होते हैं। अब यदि आपका कोई उद्देश्य है कि आप हर महीने 3,500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और अगले 5-6 महीने के बाद में कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे और उसे आप इस्तेमाल करेंगे, या एक कंटिजेंसी फंड आप बना रहे हो उसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आप इस फंड में एसआईपी जारी रख सकते हैं। अदरवाइज लिक्विड फंड में कोई वेल्थ क्रिएशन की संभावना नहीं रहती है, और यदि आपका उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना है, अच्छे पैसे बनाना है, तो मेरे हिसाब से आप इस फंड की जगह पर एक या तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो आपके पास हैं उनमें आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको थोड़ा सा रिस्क कम लेना है एक फंड के साथ में, यानी कि उतार चढ़ाव का जोखिम कम रखते हुए एक फंड में एसआईपी करनी है, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लिक्विड फंड की बजाय आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल असेट एलोकेटर फंड में एसआईपी कर सकते हैं। वो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में भी एसआईपी कर सकते हैं,
और बैलेंस एडवांटेज के लिए आप महिंद्रा मेनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड या मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड को चुन सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है एल श्रीनिवासन ने। और श्रीनिवासन जी, आपने कहा है कि आपकी एज है 71 ईयर्स की और आपने कहा है सारा पैसा एफडी में नहीं रखना चाहता हूं। बेशक रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, क्योंकि आपने कहा आपकी एज 71 ईयर्स की है तो पैसे की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पैसा एफडी में रखा जा सकता है, लेकिन साथ में थोड़ा पैसा आप ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स आपको मिल सकें। तो आगे आपने कहा है कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में जितना अलाउड है वो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। मेडिकल के लिए आपके पास CGHS फैसिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। अब थोड़ा लमसम और पेंशन में से 20,000 रुपये की SIP आप करना चाहते हैं, तो कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको करना चाहिए? जैसा आपने मुझे बताया कि आपके 71 ईयर्स की है और आप अपनी पेंशन में से पैसे सेव करके इन्वेस्ट करेंगे, उस हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यदि आपका ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएशन है, आप चाहते हैं कि आप जो पैसे बचा रहे हैं वो तेज़ी से आगे बढ़े और रिस्क आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है अपने खर्चों के लिए, तो ऐसे में आप कुछ लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स की। हाइब्रिड फंड में आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड या महिंद्रा मेनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड में SIP कर सकते हैं। और यदि आप थोड़ा सा उससे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डेट में आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी है, तो इस हिसाब से आप एक इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस तरह के लार्ज कैप पैसिव फंड में आप SIP करें। और लमसम के लिए मैं कहूँगा कि आप हाइब्रिड फंड्स में ही करें, स्पेशली बैलेंस एडवांटेज फंड, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, उन फंड्स में ही आप लमसम पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है मोहम्मद आफरोज आलम ने। आफरोज जी, आपने मुझे धन्यवाद कहा है आपके सवाल के जवाब देने के लिए, तो बहुत खुशी हुई और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने व्यूवर्स के सवालों के जवाब दूं। और आप इसी तरह से कमेंट करके जो भी आपके सवाल हैं, सुझाव हैं, वो भेजते रहिए। आपने यहाँ पर एक सवाल पूछा है कि 5,000 रुपये अलग से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आपने ये भी कहा है कि सवाल जो है आप अपने कलीग्स के बिहाफ पर पूछ रहे हैं। तो सवाल ये है बेसिकली कि अगर 5,000 रुपये और अवेलेबल हों अकाउंट में और उसके लिए दो आपके पास में ऑब्जेक्टिव्स हों कि एक तो आप उन पैसों को रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहें, और दूसरा यह है कि पर्सनल लोन चल रहा है तो पर्सनल लोन की EMI बढ़ाकर और आप जल्दी से लोन ख़त्म कर दें। यहाँ पर मेरा उत्तर बहुत सिंपल है कि यदि आप अलग से इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं और एक लोन भी चल रहा है, तो एडिशनल पैसों को लोन रीपे करने के लिए आप इस्तेमाल कर लें, EMI बढ़ा दें, लोन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और लोन ख़त्म होने के बाद बेशक आप अपने रिटायरमेंट के लिए SIP के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप अपने कलीग्स की जो पर्सनल फाइनेंस की क्वेरीज हैं वो भी मुझसे पूछते हैं। इससे आपको भी जानकारी मिलेगी और साथ में जो जानकारी आप शेयर कर रहे हैं अपने कलीग्स के साथ, मुझे पूरी उम्मीद है उनको भी इससे लाभ मिलेगा। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है धवनीत जाधव ने। धवनीत जी, आपने बताया कि आप गांधीनगर गुजरात के रहने वाले हैं और आपने मेरे काम की तारीफ की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड जो कि एक मिड कैप फंड है, उसमें 4,000 पर मंथ की SIP आप कर रहे हैं। JM फ्लेक्सी कैप फंड में 3,000 रुपीज़, ICICI प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड में 1,000 और मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड में आप 2,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे हैं। आपका नज़रिया 25 साल का है, तो बेशक ये सभी फंड्स अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि 25 साल के लिए मैं कहूं कि इन फंड्स में आपको कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त पर ये बिल्कुल सही आपकी चॉइस है। टाइम टाइम पर पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहिए,
यदि कभी जरूरत पड़े तो इसमें बदलाव किया जा सकता है, पर क्योंकि ये सभी डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे फंड्स माने जा सकते हैं। दूसरा सवाल आपका यह है कि 25 साल के बाद क्या आप इन्हीं फंड्स में पैसों को रख सकते हैं या फिर आपको इन्हें हाइब्रिड फंड में स्विच करना चाहिए। 25 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। 25 साल के बाद किस तरह की स्थिति होगी वो उस पर डिपेंड करेगा। मेरे हिसाब से इस वक्त आप वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान दीजिए और पोर्टफोलियो को टाइम टाइम पर मॉनिटर करते रहिए। 25 साल के बाद देखेंगे कि क्या आपको हाइब्रिड फंड में उस वक्त स्विच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से इनोवेशंस होते हैं, बहुत से बदलाव होते हैं समय के साथ। तो 25 साल के बाद जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से डिसीजन लेना सही रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।